ये कहानी है एक ऐसे बदले की जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक चला। ये सिर्फ एक खुफिया ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे जख्म की दास्तान है जिसने इतिहास के सबसे लंबे और सबसे बेरहम रिवेंज ऑपरेशंस में से एक को जन्म दिया। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं। ये एक तरह का खौफनाक वादा था। मोसाद के एजेंट्स इसे फूलों के गुलदस्ते के साथ भेजते थे, और कब? किसी को मारने से ठीक पहले। 11 ये नंबर इस पूरे ऑपरेशन के बिल्कुल सेंटर में था। ये बदला था उन 11 इजरायली एथलीट्स और ऑफिशियल्स के लिए जिन्हें 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में बेरहमी से मार दिया गया था। उन्हीं का गम, उन्हीं का दुख इस सुनियोजित बदले की आग बना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये बदला 2 दशकों तक चला। इसकी जड़ को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जगह पर जहां से सब शुरू हुआ। एक ऐसा इवेंट जिसे शांति और खुशी का खेल माना जाता था। सुबह का वक्त था, ओलंपिक्स का माहौल। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप ब्लैक सितंबर के 8 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर, बाड़ फांदकर सीधे इजरायली टीम के कमरों में घुस गए। और उसके बाद के कुछ घंटे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। पूरी दुनिया की नजरें वहीं थीं, और दिन खत्म होते होते वेस्ट जर्मन अथॉरिटीज ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की, जो बुरी तरह फेल हो गया। इतना फेल कि उसने ट्रेजेडी को और भी भयानक बना दिया। इस बीच इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर ने एक बहुत सख्त फैसला लिया। उनकी पॉलिसी साफ थी, आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं। तो जब 234 कैदियों को छोड़ने की मांग आई, उन्होंने साफ मना कर दिया। और बस इसी फैसले ने मामले को और उलझा दिया और एक दुखद अंत की कहानी लिख दी। म्यूनिक में जो हुआ, उसके बाद पूरे इजराइल में मातम तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा गुस्सा था। लोगों के अंदर बदले की आग जल रही थी, और सरकार ने इसी आग को एक सीक्रेट वॉर में बदल दिया। इस सीक्रेट वॉर का नाम रखा गया ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। मिशन का मकसद एकदम सीधा और साफ था। एक लिस्ट बनाई गई थी जिसमें ब्लैक सितंबर और पीएलओ से जुड़े 35 लोगों के नाम थे, और टारगेट, उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढो और खत्म कर दो। अब इतने बड़े ग्लोबल ऑपरेशन के लिए एक खास तरह की टीम चाहिए थी। तो मोसाद के डायरेक्टर माइक हरारी ने क्या किया? उन्होंने छोटी छोटी स्वतंत्र काम करने वाली यूनिट्स बनाई। हर यूनिट का अपना एक अलग और बहुत जरूरी काम था, ताकि वो तेजी से अपना मिशन पूरा करें और कोई सुराग भी न छोड़ें। तो बस टीमें तैयार थीं, और इसके साथ ही मोसाद ने शुरू की एक ऐसी खोज जो कभी रुकने वाली नहीं थी। और ये खोज यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट तक फैली हुई थी। पहला टारगेट था वाइल्ड ज्वेटर, इटली में पीएलओ का एक रिप्रेजेंटेटिव। उसे उसके अपार्टमेंट की लॉबी में मारा गया। और जानते हैं कितनी गोलियां मारी गईं? ठीक 11। म्यूनिक में मारे गए हर एक पीड़ित के लिए एक गोली। इनके काम करने के तरीके भी काफ़ी कह सकते हैं क्रिएटिव और उतने ही क्रूर थे। जैसे एक टारगेट के टेलीफोन में बम लगा दिया और उसे बस एक फ़ोन कॉल करके उड़ा दिया गया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, धमाका हो गया। एक और केस देखिए साइप्रस का। वहां एक टारगेट के होटल के बिस्तर के नीचे बम लगा दिया गया, और यह बम प्रेशर से एक्टिवेट होता था। मतलब जैसे ही वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा, सब खत्म। फिर ये ऑपरेशन और भी बड़ा हो गया। बेरूत में एक बहुत बड़ा कमांडो रेड हुआ। इसमें इजरायली सोल्जर्स टूरिस्ट बनकर गए, कुछ तो महिलाओं के कपड़ों में थे, और उन्होंने एक ही रात में ब्लैक सितंबर के 3 टॉप लीडर्स को ढेर कर दिया। अब तक मोसाद का रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट था। हर टारगेट, हर मिशन कामयाब। लेकिन अब यह सिलसिला टूटने वाला था, एक ऐसी गलती से जो बहुत भारी पड़ने वाली थी और पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। जगह थी नॉर्वे का लिलेहैमर शहर। टीम का असली टारगेट था अली हसन सलामे, जिससे म्यूनिक अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता था। लेकिन हुआ क्या? गलत इंटेलिजेंस की वजह से उन्होंने एक बेकसूर वेटर को मार डाला, अहमद बुशिकी को, वो भी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के सामने। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। इसके बाद मोसाद के कई एजेंट्स पकड़े गए और ये खुफिया ऑपरेशन पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। जाहिर है इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ गया, और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर को इसे ऑफिशियली बंद करने का ऑर्डर देना पड़ा। तो लगभग 4 साल तक ये ऑपरेशन ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। सब कुछ शांत हो गया, पर बदला लेने की आग अभी बुझी नहीं थी। फिर साल आया 1977। इजराइल में सरकार बदली
और इस ऑपरेशन को फिर से हरी झंडी दिखा दी गई। और इस बार टॉप टारगेट पर कौन था? वही आदमी जो लिलेहामर में उनकी पकड़ से बच निकला था। कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार मोसाद ने अली हसन सलामे को बैरूत में ढूंढ ही निकाला। उसे ट्रैक करने के लिए एक महिला एजेंट ने उसके रास्ते पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और उसकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगी। सलामे को मारना आसान नहीं था। मोसाद ने एक के बाद एक कई कोशिशें की, पर वो हर बार बच जाता था। लेकिन आखिरकार अपनी छठी कोशिश में वो कामयाब हुए। 22 जनवरी 1979 सलामे के रोज के रास्ते पर एक कार खड़ी की गई थी जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक थे। जैसे ही वो गुजरा, एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें सलामे और उसके 4 बॉडीगार्ड्स मारे गए। मास्टरमाइंड तो मारा गया था, पर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। ये अभियान अगले 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक चलता रहा और लिस्ट में बाकी बचे लोगों को दुनिया भर में चुन चुन कर खत्म किया गया। लेकिन इतने बड़े और लंबे ऑपरेशन के बावजूद एक शख्स था जो हमेशा मोसाद की पहुंच से दूर रहा। जमाल अलगाशे, म्यूनिख के असली हमलावरों में से एक। वो कभी पकड़ा नहीं गया। तो ये जो 20 साल लंबा बदला चला, ये दुनिया के लिए एक बहुत साफ संदेश था। पर ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाता है, जो आज भी उतना ही मायने रखता है कि आखिर न्याय और बदले के बीच वो महीन सी लकीर कहाँ है, और आग के बदले आग की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है।